डिसऑर्डर्स के काम में ही हम लोग मानते हैं, तो इसी पे ध्यान देते हैं। मतलब ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स मतलब जो भी या घुटने का जो प्रॉब्लम रहता है, न्यूरोलॉजी के अलग अलग जगह अलग अलग सब स्पेशलिटीज है, जैसे अभी खून का बंद हो जाना, स्ट्रोक आना या फिर आना, इसके अलावा जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स का हम लोग का रोल होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में ज़्यादा मूवमेंट या कम मूवमेंट, पार्किंसन डिजीज सबसे कॉमन है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट है। ये जो पार्किंसन डिजीज के बारे में ऑलरेडी सर बता चुके हैं। पार्किंसन डिजीज के अलावा थोड़े और मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर रूपम बरगोहाई हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, अभी सीनियर कंसल्टेंट हूँ PDMDRC यानी कि पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर, यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी में। ये संक्षिप्त में बताता हूँ कि पार्किंसंस डिजीज सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, सबसे सेकेंड कॉमन है एल्जाइमर्स के बाद। 1 लाख में से 50 लोग को होता है, लेकिन बढ़ते जाता है जैसे उम्र में, 60 के ऊपर से ये 50 है, फिर 70 में और बढ़ जाता है और 80 में और भी। तो ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। पहले 3-4 साल हम लोग दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो दवाइयों का असर उतरते जाता है। वो स्लोनेस यानी कि स्पीड कम हो जाती है, स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है और वो कंपन बढ़ते जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जब दवाई काम नहीं करती, ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। उसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वो ब्रेन पेसेकर बोलते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए, क्योंकि इसमें से जो लोग अपने आप काम नहीं कर सकते वापस काम जा सकते हैं। दवाइयाँ बहुत कम हो जाती है तो साइड इफेक्ट भी कम हो जाती है, जैसे उनका वो जो नाचना होता है या भ्रम होता है वो सब कम हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ कम हो जाती है। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और सब जगह अभी हम लोग इसका प्रचारण कर रहे हैं। जी जी सर, बोला वो कैसे ट्रीटमेंट होगा? अभी तक तो यहाँ कोई ब्रांच नहीं खोल रहे हैं। अभी तक वहाँ हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आते हैं। अभी आज लखनऊ से एक पेशेंट आए हैं, संजय गांधी के तो अलग अलग हॉस्पिटल से आते हैं। तो हमारे यहाँ करते हैं क्योंकि टीम बहुत अच्छा है, हमारा सर्जन ठीक है, न्यूरो जो सेटअप है वो इतना आसान नहीं है सब जगह रिप्रोड्यूस करना। ये बहुत बारीकी का काम है। अगर 1 मिलीमीटर इस तरह और उस तरह चले जाए, टारगेट जो बहुत छोटा है दिमाग के बीच में है, 3 से 5 मिलीमीटर का साइज है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो रिजल्ट ठीक नहीं होता। तो इसीलिए सब जगह नहीं किया जा सकता अभी तक। नहीं सर, एक क्वेश्चन सवाल है, तो उड़ीसा का आदमी ये नेट में भी देख सकते हैं। आजकल तो लोग ज्यादातर नेट में देखते हैं, लेकिन आपके जो द्वारा आपके जरिए लोगों को मालूम पड़ेगा कि ऐसे किया जा सकता अभी है। कहाँ यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट? अभी तो भुवनेश्वर में कहाँ पे आप ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट? हमारे यहाँ आता है, हैदराबाद आते हैं, हम लोग वहाँ ऑपरेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं कि अगर उनको प्रोग्रामिंग करना है तो उनको पेशेंट प्रोग्रामर दिया जाता है, वो खरीद सकते हैं। वो पेशेंट प्रोग्रामर आप व्हाट्सएप फिल्म भेजिए, हम लोग व्हाट्सएप में देख लेते हैं और आपको बोलते हैं करंट बढ़ाओ या कमाओ या प्रोग्राम चेंज करो या दवाई बदलो। ये हम लोग वहीं से, तो बार बार इतना आने की कोई सख्त जरूरी नहीं है। तो अभी 1-2 बार तो आना पड़ेगा ही। तो आप बोल रहे हैं तो हर पेशेंट हैदराबाद में ट्रीटमेंट होगा? देखिए, तो बीमारी इतनी अजीब है, इतनी दिक्कत भर है। मैं 25 साल से कर रहा हूँ। पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ही 4-5 जगह होते थे पूरे दुनिया इंडिया में। अभी 25-20 जगह है, थोड़े थोड़े कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अभी अनुभव हमारा सबसे ज़्यादा है। ये अनुभव क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको बार बार बताया कि अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड या बहुत अनुभवी टीम के पास जाना इसके लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ भी करके, हमारे पास ऐसे नहीं है कि और इस समय नहीं किए हैं, और इस समय किए हैं। और हमारे पास वो पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब, एक MD डॉक्टर है, उनका ऑपरेशन यहाँ किया तो हमारे पास है, हमें दोबारा करना पड़ा उनको, और अभी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अफोर्डेबल सर, कितना प्राइस? 15 लाख लगता है, जिसके लिए अभी 15 लाख है। स्टार्टिंग 25 साल पहले ये 7-10 लाख होता था, अभी 25 लाख हो। अभी 15 लाख से 5 साल का बैटरी किया जा सकता है। ये सब रिच पीपल के लिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक आदमी के मैं आपको बताया ना, ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको स्टार्टिंग में। नंबर 2, हैदराबाद में भी यही प्रॉब्लम था कि 10 साल किसी पुअर आदमी के लिए नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने पैसा देना शुरू किया। ये गवर्नमेंट वहाँ कंबाइंड स्टेट आंध्रा और तेलंगाना में ये दवा फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, अभी भी देते हैं। गरीब लोग अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ये फ्री करा सकते हैं। वहाँ करा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? ये आपको पूछना है। हमारा काम है कि ये ट्रीटमेंट देना है। ये पैसा का बंदोबस्ती गवर्नमेंट से लेना या इंश्योरेंस से लेना आप लोग का काम है बताने का। आई एम डॉक्टर रुक्मिणी मृदुला। आई एम न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी हैदराबाद से आ रही हूँ। हमारा एक यूनिट है पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर। हम लोग
ज्यादा काम पार्किंसन डिजीज में करते हैं। ये पार्किंसन डिजीज जो है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव बोलते हैं, मतलब जो ब्रेन में नस है वो उसका क्षीण हो जाता है। एक प्रोटीन है अल्फा सिन्यूक्लिन करके, वो बढ़ने के वजह से नस जो है वो डैमेज हो जाता है। ब्रेन का जो नसें हैं वो एक बार अगर डैमेज हुए तो उसको रीजनरेट नहीं होता, फिर वापस नहीं आता, तो उसको डैमेज होता रहता है। तो ये जो नस जो डैमेज होता है वो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाला नस डैमेज होता है, तो इससे डोपामिन की कमी हो जाती है। तो हम लोग उसके वजह से क्या होता है, थोड़े से उसका पार्किंसंस का थोड़ा साइन सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स कैसे हैं, कंपन, इसको कंपन व्याधि भी बोलते हैं। लॉट ऑफ बहुत लोगों को कंपन शुरू होता है, उसके साथ वो लोग बात करना धीरे हो जाना, हैंड राइटिंग थोड़ा सा कमजोर हो जाना, चलते समय थोड़ा सा झुक जाना, हाथ नहीं चलाना और थोड़ा गिर जाना। ये सब जो साइड इफेक्ट्स आई मीन जो सिम्टम्स है ये बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ इनका कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी नींद में बड़बड़ाना, ये सब होता है। ये डोपामिन की कमी से होता है, तो हम लोग डोपामिन इसको देने से इम्प्रूवमेंट होता है। इनिशियल स्टेज में हम लोग दवाई से ही डोपामिन बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम दवाई का ये है कि जो डोपामिन हम लोग दे रहे हैं वो 3 से 4 घंटे ही काम करता है। तो 3 से 4 घंटे काम करते, जब ज्यादा दवाई देने की जरूरत पड़ती है, जब जब बीमारी बढ़ जाती है, तो 3 से 4 घंटे तक वो लोग अच्छे रहते हैं, जैसे उसको ऑन स्टेट बोलते हैं। उसके बाद उनका जो असर है पूरा कम हो जाता है, तो पूरा वो डल हो जाना, फ्रीज हो जाना, बैठ जाना, ऐसा हो जाता है, ऑफ के स्टेट जैसे एक स्विच के जैसे ही रहता है। वो ऑफ करे तो ऑफ हो जाते हैं, ऑन करे तो फिर अच्छे चलते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल चलते हैं। ये 3 से 4 घंटे ऑन ऑफ जो फ्लक्चुएशन होता है, इसके बावजूद इसके अलावा और जो प्रॉब्लम है वो है कि ज्यादा दवाई दिए तो डोपामिन ओनली जहाँ पे जरूरत है वहां पहुंचने के बजाय पूरे शरीर में पहुंचता है और पूरे दिमाग में भी घूमता रहता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा भ्रम होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, याददाश्त खो जाना, कुछ लोगों कोई है हैलुसिनेशंस बोलते हैं, मतलब कोई नहीं है तो भी वो लोग आए जैसे लगना, सब पे थोड़ा सा डाउट हो जाना, अनुमान करना कि मतलब कोई चोरी कर रहे हैं, किसी के साथ वाइफ का थोड़ा सा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा जो है ऐसे डिल्यूशंस शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा वजन कम हो जाना, नौजिया होना, तो चक्कर आना, बीपी कम होना, ऐसा होता है। तो इस टाइम पे जब दवाइयाँ काम कर रहे हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग दवाई नहीं बढ़ा सकते। उस टाइम पे ये सर्जरी बहुत काम करती है। ये सर्जरी जो है, ये तार दो लगा के, इसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। दो तार जहाँ पे डोपामिन की जरूरत है वहीं पे वो तार लगा के बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सो इसका तो वो ये जो है नॉर्मली पेशेंट्स को समझ में आता है, क्योंकि जो बहुत लोग को समझ में आता है कि ऑन एंड ऑफ क्या है। तो हम लोग पूछते हैं कि दवाई लेने के बाद आपको 3-4 घंटे काम करता है या 6 घंटे काम करता है या 5 घंटे। सो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको 3-4 घंटे ही काम करता है, दवाई लेने के बाद एक एक 40 मिनट के बाद उसका असर शुरू होता है। वो असर जो है 3 घंटे रहता है, फिर उसके बाद डल हो जाता है। जब ऐसा 3 घंटे या 4 घंटे काम कर रहा है तो सर्जरी की आवश्यकता है। इससे ज्यादा काम कर रहा है, पूरा दिन काम कर रहा है, दवाई 3 बार लिए, अच्छा है, हम लोग चल रहे हैं अच्छे से, काम कर ले सक रहे हैं, तो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है। हम लोग एक टेस्ट करते हैं, ऑन एंड ऑफ टेस्ट करते हैं, वो जो मतलब दवाई के बिना और दवाई देने के बाद कितना असर, कितना फर्क पड़ता है, उस स्कोर में भी हमको समझ में आता है।